मिर जफर, रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ प्लासी 1757। अगर हम इन अधूरी कड़ियों को जोड़ दें तो हमें यह पता चलेगा कि ये 24 करोड़ की आबादी वाला देश कैसे मामूली 50,000 ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं WCG न्यूज की एक नई पेशकश। हमने इससे पहले 2 और वीडियोस बनाए हैं और उसमें हमने बताया भारत के 2 और गद्दारों के बारे में, और ये उसी सेगमेंट का तीसरा पार्ट है जहां हम आज भारत के तीसरे गद्दार के बारे में बताने वाले हैं। और उसकी कड़ी शुरू होती है बैटल ऑफ प्लासी से, जो आपने भी पढ़ी होगी ये कहानी अपने स्कूल्स में। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी शुरू होती है 1757 के आसपास ही, जब उस वक्त ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके आए तो थे सिर्फ इस देश में व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उनकी मानसिकता को कोई नहीं जान सकता था, ना कोई जान पाया था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे करके व्यापार के नाम पर चंद सैनिकों को अपने देश से बुला रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो भी हमने ट्रेड किया है, जो भी हमने यहां पर व्यापार किया है, उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ सैनिकों की जरूरत है जो हम अपने देश से मंगा रहे हैं। और यहां के लोगों ने यह बात मान ली। यहां भोले भाले लोग थे भारत के, उन लोगों ने कहा ठीक है आप मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी मानसिकता किसी को समझ में नहीं आई कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे उनकी मानसिकता समझ में आई, जो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल पे राज किया करते थे उस दौरान, पूरी बंगाल की जागीर उनके अधीन थी, और उन्होंने ही आगाज किया था बैटल ऑफ प्लासी का 1757 में। और ये इसलिए किया था क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इन ब्रिटिशर्स की क्या मानसिकता है। और उसी दौरान ब्रिटिशर्स बिजी थे बैटल ऑफ वाटरलू में। बैटल ऑफ वाटरलू आपको बता दें, नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था और जो कि ब्रिटिशर्स से, इंग्लैंड से लड़ रहा था उस वक्त, और उनकी बैंड बजा रहा था। तो उस तरफ बैटल ऑफ वाटरलू चल रही थी और इधर भारत में होने वाला था बैटल ऑफ प्लासी। तो जो ब्रिटिश सेना थी, मात्र 300 सैनिक थे उनमें, सिर्फ 300 सैनिक। और इधर सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। कोई भी लेम आदमी, कोई भी मामूली सा आदमी जिसको कोई दिमाग नहीं है, वो भी कह देगा कि 18,000 सैनिक वाली सेना जीत जाएगी, भारत जीत जाएगा, ब्रिटिशर्स हार जाएंगे, मात्र 300 सैनिक है उनके पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताते हैं। हुआ यूं कि रॉबर्ट क्लाइव को यह समझ में आ गया था कि हम 300 सैनिकों से तो जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही समझ में आया था। तो उसने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिशर्स को अपने देश में कि भाई हमें और सैनिकों की जरूरत होगी, यहां सिराजुद्दौला हमें छोड़ेगा नहीं तो इसलिए हमें और सैनिकों की जरूरत है। लेकिन वहां से जो चिट्ठी का जवाब आया, वो जवाब बड़ा कमाल का था। सुनिएगा, उसमें यह लिखा था कि हम बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन के साथ लड़ने में बिजी हैं, हमारे पास खुद बहुत कम सैनिक बचे हैं यहां पर, क्योंकि नेपोलियन हमारी बजा रहा है। इसलिए कृपया करके आप हमसे और सैनिक ना मांगे। 300 सैनिक से निपट सकते हैं आप तो निपटिए, नहीं तो जाइए। ठीक है। तो इसी टाइप की कुछ कन्वर्सेशन हुई उनके बीच, और उस वक्त उसे यह समझ में आ गया क्लाइव को कि हम सिर्फ बल से तो नहीं जीत सकते, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ी कूटनीति लगानी पड़ेगी। और कूटनीति लगाने के चक्कर में उसने कुछ अपने गुप्तचर छोड़े
सिराजुद्दौला के इर्द गिर्द, तो उन्हें यह समझ में आया और उन्हें यह पता चला कि उनके राज में एक ऐसा इंसान है जो बिकने के लिए तैयार है और वो ऐसे पद पे अधीन है जो इस पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। वो इंसान था मिर जफर। मिर जफर सिराजुद्दौला के सैन्य बल का सेनापति था और इस तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मिर जफर को खरीदने की कोशिश की, उसे यह लालच दिया कि भाई तुम्हें मैं पूरी बंगाल की जागीर दे दूंगा, ये सिर्फ ये जो युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, ये मुझे जितवा दो। कैसे जितवा दो? अपने 18,000 सैनिक को यह बोलो कि मेरे 300 सैनिक के सामने घुटने टेक दें और सरेंडर कर दें। तो मिर जफर ने सोचा एक बार, और मैं आपको मिर जफर के बारे में बता दूं कि वो एक नंबर का डरपोक किस्म का इंसान था। उसकी पूरी मानसिकता लालच से ग्रसित थी और वो मतलब दोगला किस्म का इंसान था, कुल मिला के कह सकते हैं। और उसी इंसान को हाईजैक किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसे आश्वासन दिया कि हां तुम हमें ये युद्ध जितवा दो और फिर ले जाओ पूरी बंगाल की जागीर। और ऐसा ही हुआ। 300 सैनिकों के सामने हमारे 18,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद मिर जफर और रॉबर्ट क्लाइव ने मिलकर सिराजुद्दौला का असैसिनेशन करा दिया, उसको मरवा दिया और उसके बाद बंगाल की गद्दी पे काबिज हुआ मिर जफर। तो और उसके बाद मिर जफर ने वही किया जो ब्रिटिशर्स ने कहा, जैसी पॉलिसीज वो चाहते थे वैसी पॉलिसीज उसने क्लाइव ने बनवाई जफर से। एक तरह से कहें तो उन लोगों के लिए पूरा दरवाजा खोल दिया जफर ने कि आओ भाई ब्रिटिशर्स लूटो हमारे देश को। और वहीं से शुरू हुआ भारत के ऊपर अतिक्रमण का सिलसिला जो कि 200 साल तक चला। अगर उस वक्त ये धोखेबाज, ये गद्दार, अगर ये दोगली प्रवृत्ति वाला इंसान नहीं बिकता तो हमारे देश ने अपने सपूतों को नहीं खोया होता। 18वीं शताब्दी में हमने रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे जैसे कई वीरों को खोया। अगर उस वक्त मिर जफर नहीं बिकता तो क्या हमारा देश 200 सालों तक गुलाम रहता? हम लोगों ने जिन वीर सपूतों को खोया इस देश को आजाद कराने में, क्या हम उनको खोते? यह बहुत बड़ी विडंबना है कि सिर्फ इस गद्दार की वजह से हमने अपने देश के कई लालों को खोया है। क्या कह सकते हैं इस पर? अगर हमारे देश में वीर सपूत हुए हैं तो इन जैसे गद्दार भी हुए हैं, लेकिन इस गद्दार को अपनी गद्दारी का जो खामियाजा भुगतना था उसने भुगत लिया। उसके चंद वर्षों बाद ही मिर जफर की गद्दी पे बैठा मिर कासिम। और यह कैसे हुआ? मिर कासिम जो था वो मिर जफर का दामाद था, और जब मिर जफर ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान रहा था, वो थोड़ा अड़ गया था कुछ चीजों पर, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने मिर जफर की जगह मिर कासिम को चुना और फिर मिर जफर को हटा दिया और कासिम को बैठा दिया। तो जो उसने सिराजुद्दौला के साथ किया था वही कासिम ने जफर के साथ किया। एक कड़ी कॉमन थी, वो थे ब्रिटिशर्स जो ये पूरा खेल रच रहे थे। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए WCG न्यूज। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।